नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर काफी कंफ्यूजन और चिंता है, और वो है नया वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसे कहा जा रहा है SIR 2.2। तो चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। सोशल मीडिया पर तो बोनगांव लोकल ट्रेन के खाली होने वाले मीम्स की जैसे बाढ़ आ गई है ना। लेकिन मजाक से हटकर देखें तो ये मीम्स एक असली गहरी चिंता को दिखाते हैं। और सच कहें तो ये घबराहट बेवजह नहीं है। तो असली सवाल यही उठता है, आखिर इस मैसिव वोटर लिस्ट रिवीजन के पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए आज इसका ही जवाब ढूंढते हैं। कोशिश करेंगे कि सारी अफवाहों को साइड में रखें और क्लियर कट जानकारी सामने लाएं। तो सबसे पहले इसके स्केल को समझना जरूरी है, यानी ये कितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा लोकल लेवल का काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का ऑपरेशन है। जरा सोचिए इसके स्केल के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने 27 अक्टूबर को अनाउंस किया कि ये प्रोसेस देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में चलेगा। और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 50 करोड़ वोटर्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हो कहाँ रहा है? लिस्ट देखिए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, काफी लंबी लिस्ट है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिहार में ये प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और असम में इलेक्शंस के बाद प्लान किया गया है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या चीज? और इससे भी जरूरी सवाल, इसे अभी इसी वक्त क्यों किया जा रहा है? तो SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको ना वोटर लिस्ट की एक डीप क्लीनिंग की तरह समझा जा सकता है। मतलब जो हर साल थोड़ी बहुत रूटीन अपडेट होती है, ये उससे कई ज्यादा है। ये तो पूरी लिस्ट को अच्छे से खंगालने जैसा है, ताकि हर एक गलती को पकड़कर ठीक किया जा सके। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के सामने दो बड़े गोल्स हैं। एक तरफ तो ये पक्का करना है कि कोई भी ऐसा वोटर जिसका हक बनता है वो लिस्ट से छूट ना जाए, और दूसरी तरफ ये भी इंश्योर करना है कि कोई भी फर्जी या इनएलिजिबल वोटर लिस्ट में बना ना रहे। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे मेंटेन करना है। अब इस प्रोसेस की अहमियत समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में। वहां पर इस लेवल की इतनी गहरी जांच पड़ताल पता है कब हुई थी आखिरी बार? 2002 में। मतलब 20 साल से भी ज्यादा हो गए। इतने सालों में सिर्फ रूटीन अपडेट्स हुए हैं। तो जाहिर है जब इतने लंबे गैप के बाद ऐसी चीज हो रही है तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा ही। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। आखिर ये प्रोसेस जमीन पर काम कैसे करेगा? इसको ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एक आम वोटर के लिए ये प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। देखिए, एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर आएगा, वो एक फॉर्म देगा जो 90% पहले से ही भरा हुआ होगा। बस करना यह है कि बची हुई 10% जानकारी को चेक करके फिल करना है, उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फॉर्म वापस BLO को दे देना है। बाकी का काम जैसे ड्राफ्ट लिस्ट बनाना, वेरिफिकेशन करना, वो सब ऑफिशियल्स का काम है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है और इसे अच्छे से समझ लेने की जरूरत है, इस प्रोसेस में हिस्सा लेना कंपल्सरी है, मैंडेटरी। अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उनका नाम 2026 की नई वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब होगा आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट नहीं दे पाना। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और क्या इसमें कोई छूट भी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 11 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है, और अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी एक चलेगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट या जमीन के कागजात। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दिखाया जा सकता है, लेकिन वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसलिए आधार के साथ साथ इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना जरूरी होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो शायद इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और राहत देने वाली खबर है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी का या उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उन्हें कोई भी नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक रूल लाखों लोगों के लिए इस प्रोसेस को बेहद आसान बना देगा। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी चिंता, इतनी घबराहट क्यों है?
चलिए अब उन डरावनी हेडलाइंस के पीछे के नंबर्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार रिस्क पर है कौन। ये है वो नंबर जो हर तरफ शोर मचा रहा है। वेस्ट बंगाल में अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। 1 करोड़! ये सुनने में ही एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, और इससे चिंता क्यों हो रही है ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस 1 करोड़ के आंकड़े को थोड़ा तोड़कर देखना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसमें से करीब 75 लाख नाम तो उन लोगों के हैं जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या जो अपना शहर या स्टेट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। असली स्क्रूटनी में आएंगे बाकी के 25 लाख नाम जिन पर संदेह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस मूल रूप से लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करने के लिए है, ना कि बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करने के लिए। तो इस सबका निचोड़ क्या है? देखिए, अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में है या उनके पास बताए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक वैलिड प्रूफ है, तो वो आम तौर पर सेफ कैटेगरी में है। असली रिस्क उन लोगों के लिए है जो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाते या जिनके नाम मल्टीपल वोटर लिस्ट्स में है, यानी डुप्लीकेट वोटर्स। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। वोटर लिस्ट को साफ करने की ये जो पूरी कोशिश हो रही है, उसमें सिस्टम ये कैसे इंश्योर करेगा कि कोई ब्यूरोक्रेटिक गलती या किसी की गलत नियत से की गई शिकायत किसी एक भी असली जेन्युइन सिटीजन को उसके वोट देने के हक से वंचित ना कर दे? यही इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे जरूरी सवाल है। जानकार बनिए और सतर्क रहिए।